हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स पर डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर और आधा इंसुलेटर। इसमें कहने का मतलब क्या हुआ? तो ठीक है, हमने अपने जो हमारे जो नेचर में मटेरियल्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकंड सेमीकंडक्टर और थर्ड वन इज इंसुलेटर। इसमें हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है इसको। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको ऑर्डर इस तरह से पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर, इंसुलेटर, उसके बाद सेमीकंडक्टर। तो हम बोलोगे साहब सेमीकंडक्टर को बीच में ऐसा क्यों रख दिया? तो देखो, जो सेमीकंडक्टर है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब लाई करती है तो कैसे और क्यों? मतलब ऐसी क्या कंडीशन है कि इसमें कभी कंडक्टर हो जाए कभी इंसुलेटर? तो भाई छोटा सा एक एग्जांपल लेना, जो सेमीकंडक्टर जो है ना वो मझला भाई मतलब कंडक्टर हो गया सबसे बड़ा भाई, इंसुलेटर हो गया छोटा भाई, और सेमीकंडक्टर हो गया बीच का भाई। अब अगर इसको कंडक्टर से काम है तो कंडक्टर की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इसको। ठीक है, और अगर इसको इंसुलेटर से काम है यानी कि अपने छोटे भाई से काम है तो उसको अपने छोटे भाई की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी दोनों से काम निकाल पाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये है क्या? तो कंडीशन जो है वो एक्चुअली है टेम्परेचर। तो उसके लिए रिक्वायर्ड पैरामीटर है भाई, उसकी जो कंडीशन है वो क्या है? वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। और इंसुलेटर के लिए क्या है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे सेमीकंडक्टर के पास तो ये कंडक्टर की तरह काम करेगा, और अगर उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो यहां पर इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए पैरामीटर जो यूज होता है वो होता है टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में अपने आप से कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाले, उसको हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेट करने के लिए भी अपने अलग अलग उसमें मेथड्स होते हैं। तो अब हम इस पर बात करते हैं भाई, प्योरली हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर में ये जो सारी चीजें वो होती कैसे। ठीक है, अल्टीमेटली हम इस जो हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली ब्रॉड टॉपिक है सेमीकंडक्टर। ठीक है, हम इसको फिजिक्स में लेकर के जाएंगे जिसको हम नाम देते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। मतलब एक्चुअली अगर हमें क्योंकि हमारे जो आज का जो सिनारियो वो कैसा है कि अब हमारे आसपास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सारे हैं और उन सभी में सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सेमीकंडक्टर्स की अगर प्रॉपर्टी के बारे में समझना है, उसके बिहेवियर को अगर हमें समझना है तो हमें उसके फिजिक्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, कभी उसके अंदर कंडक्टिविटी किस तरह की है, रजिस्टिविटी है तो कैसी है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो डोपिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है कि उससे जो डिवाइसेस है वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम आगे आगे लेक्चर में जाएंगे, जैसे हम आगे इस सीरीज को हम आगे जैसे से बढ़ाएंगे, ये समझ में आएगा कि भाई डोपिंग लेवल को अगर हम चेंज करें तो हमारे डिवाइस की जो प्रॉपर्टी वो पूरी तरह से बदल जाती है। डिवाइस मतलब जो छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हम बात करते हैं भाई पीएन जंक्शन डायोड है, जीना डायोड है, तो ये डोपिंग के साथ अपनी प्रॉपर्टी बदल लेते हैं। तो कैसे होता है ये पूरा डिपेंड करता है फिजिक्स पर। तो हम धीमे धीमे इसको बेसिक से लेके एडवांस की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि हम इसको फिजिक्स की तरफ लेकर के जाएंगे। तो अभी हम पहले इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। तो जो सेमीकंडक्टर है वो बेसिकली 2 टाइप का है। पहला जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक और प्योर टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है भाई एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दी। अगर इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा वो एक्सट्रिंसिक। फिर एक्सट्रिंसिक को भी अलग कैटेगराइज किया क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी भी अलग अलग लेवल की, क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटी थी ना वो भी अलग अलग लेवल की थी। तो उस अलग अलग लेवल की इम्प्योरिटी को या अलग अलग टाइप की लेवल नहीं, सॉरी मैं लेवल बोल रहा हूँ, मैं उसमें टाइप बोलूँगा कि अलग अलग टाइप की इम्प्योरिटी को ऐड करने की वजह से क्या हुआ, उसके जो बिहेवियर था वो भी बदल गया। मतलब चार्जेस जो कंडक्शन का जो बिहेवियर है वो बदल गया। तो एक्सट्रिंसिक को भी क्या करा, फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को बोला गया एन
टाइप और एक को बोला गया पी टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं। उसमें हमें समझ में आएगा कि भाई टेम्परेचर का क्या रोल होता है इंसुलेटर के लिए और टेम्परेचर का क्या रोल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेशन के लिए, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर किस तरह से काम करता है, कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। तो ये जादू जैसा है। ठीक है, चलो इंट्रिंसिक को लेते हैं हम। और उल्टा बना दिया, अब सही बना देते। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। भाई जो जनरलाइज जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं दो अवेलेबल है हमारे पास, एक सिलिकॉन है, दूसरा है जर्मेनियम। इन दो सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात की थी। और ये जो सेमीकंडक्टर है ये प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब इसमें कोई दूसरा एटम हमें अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, अब जो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 14 है, जर्मेनियम का 32 है। और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, यानी कि अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे लिखते हैं हम इसको, 2 8 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, 2 8 18 और 4, 2 8 18 एंड 4। तो यहां पे एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है, वो ये 4, यानी कि इसका जो आउटर शेल है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, इन दोनों का जो आउटर शेल है वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको क्या बोलेंगे, इसकी वैलेंसी जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, अब हम यहां पर सिलिकॉन को ले लेते हैं। भाई हमने ले लिया क्या सिलिकॉन। अब सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको ऐसा बना देता हूं। ठीक है, इसके आउटर शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्रिस्टल भी है, यानी कि इसमें मल्टीपल एटम्स हैं और मल्टीपल एटम्स में क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटर शेल में, जो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए, यानी कि एक एटम दूसरे सिलिकॉन के एटम के साथ एक बॉन्ड बनाए हुए होगा। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से ये जो एटम है आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन, अब इसको थोड़ा सा आगे हम एक्सटेंड करते हैं, 2 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर हम इसको जनरलाइज बना लेते हैं। सिलिकॉन सिलिकॉन, यहाँ भी क्या आएगा, सिलिकॉन ले लें, यहाँ भी सिलिकॉन ले लें, यहाँ भी सिलिकॉन ले लेते हैं। ये हमने लिया भाई, सिलिकॉन ले लिया। अभी जो सिलिकॉन है आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ होगा, तभी ये क्या बनाएगा, क्रिस्टल बना के। जो डबल बॉन्ड जो आ रहा है ये क्या बना रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इसका कोवैलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। तो मेरा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि इसी तरह से क्या है, मल्टीपल एटम्स उसमें ऐड होंगे और एक पूरा एक क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। अब ये जो क्रिस्टल है वो पूरा प्योर है। अगर प्योर है इसका मतलब क्या होगा, सारे एटम्स ने तो अपने एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बना रखी है, इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होंगे। ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिलने वाले हैं नहीं। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें हमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर क्या ले लिया हमने, 0 डिग्री केल्विन ले लिया, यानी कि इस पर मुझे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, मैं इसमें चाहे इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करूँगा तो भी इसमें से जो करंट कंडक्शन है वो इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अगर ऐसा है तो ये किस तरह से काम कर रहा है, ये प्रॉपर्टी किसकी है कि करंट कंडक्ट ही ना हो, ये प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर की। इसका मतलब ये होगा कि 0 डिग्री केल्विन पर हमारा जो सेमीकंडक्टर है कैसा काम करेगा, एज अ इंसुलेटर। कौन सा, हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज अ इंसुलेटर वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो जरा जादू टेम्परेचर का क्या होता है। ठीक है, हमने क्या करा, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। मैं इंक्रीज करने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको, अब ये पहला सेक्शन था, मैं दूसरे सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना अब इस पर। 0 डिग्री केल्विन, मैं इसको इंक्रीज करने के लिए मैं अपर एरो का यूज करता हूँ। अब मैं क्या करता है, उसको इंक्रीज करता हूँ। तो इंक्रीज कितना इंक्रीज करें, इसको हम लेकर आ जाते हैं रूम टेम्परेचर तक, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 डिग्री
केल्विन, भाई कन्वर्ट करना आता है ना, सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है, किस में करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो एक कोफिशिएंट है, उससे इसको ऐड कर दो, 273 से ऐड कर दो, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रूम टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा, तो 300 केल्विन इसको हम मान लेते हैं, ठीक। तो अब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से हुआ क्या भाई, देखो टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, एटम में वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे, एटम में वाइब्रेशन को तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जो थर्मल एनर्जी आई उस थर्मल एनर्जी को ये जो हमारा एटम है वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। भाई एब्जॉर्ब करेगा तो जाएगी कहाँ वो एनर्जी, अब सवाल ये होता है कि एटम ने क्या करा, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अब एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर ली, पर जाएगी कहाँ, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आउटर सेल में जुड़ा हुआ है। अगर आउटर सेल में जुड़ा हुआ है तो उसको थोड़ा हम इसको यहां से हटाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एटम जो है वो कुछ ऐसा है, ये हमने एटम मान लिया, ठीक है। और ये इसकी पहली सेल, ये सेकंड सेल भी, ओके ऐसा बना लेते हैं इसको, थोड़ी सी डायग्राम, फ्री हैंड डायग्राम को थोड़ा इंप्रूव कर लेते हैं। R1 इसको बोल दें हम R2 और इसको बोल देते हैं भाई हम R3, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और इसको मान लो थर्ड सेल मान लिया, ठीक है। अब इसकी अपनी थर्ड एनर्जी लेवल, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी शेल में होता है, ठीक है, तो किसी एनर्जी से वो एसोसिएटेड होता है, यानी कि हर सेल की अपनी एनर्जी होती है और उस एनर्जी पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की एक एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल पर वो इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, पोजीशन उसकी भी उसी एनर्जी लेवल पर है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड शेल की अगर हम बात करेंगे तो उसको बोलते हैं हम एनर्जी लेवल, और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल बोल देते हैं, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि भाई हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल में है, अब हमने क्या करा, एनर्जी को ट्रांसफर किया, तो अब एनर्जी से हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या करेगा, इस सेल को लीव करेगा और हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। क्या होगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इस वैलेंस सेल को छोड़कर ये क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट पर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि वो अल्टीमेटली एटम से अलग हो जाएगा। जैसे ही एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हुआ हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहां पर पूरा कंक्लूजन ये भाई ये निकलता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, हमने मान लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, तो अगर कहीं से वो इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो रहा है तो वहां पे क्या बन जाएगा, एक फ्री, या हम उसको बोलते हैं एम्प्टी स्टेट बन जाएगी, ठीक है, या एम्प्टी पोजीशन या एम्प्टी स्पेस, हम कुछ भी बोल सकते हैं उसको, एम्प्टी पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम एम्प्टी स्पेस। और हमें मालूम है कि जब कहीं से इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस जगह पे क्या आ जाता है, वो जो एटम मान लो, जगह मत बोलो उसको भाई, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो सेल्फ क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये हमने सुना हुआ है। तो जैसे ही भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, अब क्या होगा, इस एनर्जी को लेकर के ये कोवेलेंट जो बॉन्ड है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस बचेगी, इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एम्प्टी स्टेट, यहाँ पे हमें एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा। और इस एम्प्टी स्पेस को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेस है भैया, क्या बोलेंगे इस स्पेस को हम, होल बोलेंगे, जो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो हमने कई बार इसको पढ़ रखा है कि भाई सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। भाई ये होल्स आता है कहाँ से, इस वजह से आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, जिस जगह से वो इलेक्ट्रॉन हटा उस जगह पे क्या आ गया, एम्प्टी स्पेस आ गया, जो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, तो उसको बोलते हैं हम होल। तो ये होल का फिनोमेना है, ठीक है। तो इसलिए बोला कि फिजिक्स को जैसे जैसे समझोगे सेमीकंडक्टर का बिहेवियर समझ में आएगा और उससे बनने वाले डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, उस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी वो भी हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फिजिक्स को थोड़ा समझना जरूरी है।
तो चलो आगे इसको पे चलते हैं भाई। एम्प्टी स्पेस आ गया, होल क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि इसने क्या करा, अपने बड़े भाई की जो कंडीशन थी वो फुलफिल करी। अगर भाई कंडक्टर से काम लेना है, अगर अपने बड़े भाई से काम लेना है, तो बड़े भाई की कंडीशन तो फुलफिल करनी पड़ेगी, तो उसकी शर्त तो माननी पड़ेगी ना। तो उसकी शर्त क्या, भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो भाई उसके पास आ गए फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बन गया क्या, कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो एट 0 डिग्री केल्विन कैसा होगा, इंसुलेटर होगा। एट रूम टेम्परेचर कैसा होगा, कंडक्टर की तरह काम ये करेगा। ठीक है, पर अभी भी इसमें जो करंट फ्लो होगा ना वो किसी काम का नहीं है हमारे। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम है, उसका जो अमाउंट है ना वो बहुत कम मिलेगा। इस वजह से उसमें जो करंट हमें जो मिलेगा कंडक्टर के काम तो करेगा, तो यहाँ पर जो सफिशिएंट अमाउंट का जो करंट है वो हमें अवेलेबल नहीं होगा। कंडक्टर तो है, कंडक्टर की तरह तो ये काम करेगा, बट सफिशिएंट अमाउंट का करंट हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाला। तो सफिशिएंट अमाउंट का करंट नहीं मिलेगा तो उसके लिए किया जाए, आगे इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए। तो इम्प्योरिटी ऐड करने से उसकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा बदलेगी, कैसे बदलेगी हम थोड़ा बाद में देंगे। अभी एक पॉइंट और रह गया इसमें, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई एक बात बताओ कि हटा देते हैं इसको, क्योंकि अभी हमें एक चीज़ की ज़रूरत है इसमें। चलो, अब क्या हुआ, यहाँ पर होल जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, वहाँ पर होल भी क्रिएट हुआ। ठीक है, क्या इसमें कोई दूसरा एटम दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ये क्या है, पूरा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, सॉरी यूनिफॉर्म एटम से मिलकर बना हुआ है, इसमें कोई दूसरा एटम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि अगर होल अगर जनरेट हो, इलेक्ट्रॉन अगर जनरेट होगा तो होल भी क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब ये हो कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना इस बात पे, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो यहां पर कंसंट्रेशन की बात आती है। concentration of electron is equal to concentration of holes, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन हमें मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन मतलब उसको हम डिनोट करते हैं Ni से, इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन, कि इसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए? इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है B T to the power 3/2 E to the power minus Eg अपॉन KT। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपन इसको, Eg अपॉन KT। अब यहाँ पर जो B है ना, कैपिटल B, कैपिटल बी, ये क्या है, कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर मटेरियल पे कि हम कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल चूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें कोफिशिएंट को चूज करना पड़ेगा। ये बी उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, उस कांस्टेंट को वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कैपिटल डी टेम्परेचर इन केल्विन, कैपिटल टी टेम्परेचर इन केल्विन। अब आता है ये ईजी, ये क्या चीज है ईजी, इसकी तो बात हुई नहीं। ठीक है, तो अब ईजी को देखते हैं, ये ईजी क्या है। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब इस डायग्राम में जरा ये देखो कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। इसका मतलब क्या हुआ, एक एटम के पास एक अमाउंट ऑफ एनर्जी बैंड है। ठीक है, क्या है, एनर्जी बैंड है। तो उस एनर्जी बैंड को ना दो सेक्शन में कैटेगराइज कर दिया। एक को बोला
वैलेंस बैंड और एक हो गया हमारे लिए कंडक्शन बैंड। करेक्ट, बिल्कुल। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनर्जी बैंड गैप की। ठीक है, अगर ये एनर्जी लेवल है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स इसमें हमें दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी एटम है, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, उसमें एटम के साथ साथ क्या होता है, उसमें एनर्जी बैंड भी हमें वहां पर मिलते हैं, क्योंकि हर एनर्जी लेवल पर कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। यानी कि उन इलेक्ट्रॉन्स का अपना खुद का एक अपना एनर्जी स्टेट है। जब हम उस एनर्जी स्टेट को चेंज करेंगे, अगर हम उसको फोर्सफुली उस एनर्जी स्टेट को हम बदलेंगे, यानी कि उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दी, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके हाई एनर्जी लेवल पर ये चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा और हाई एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, जो सेल से हायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल हमें क्या मिलेंगे? उसमें एनर्जी बैंड मिलते हैं, एनर्जी लेवल्स हमको मिलते हैं। उन एनर्जी लेवल्स को हम डिवाइड कर देते हैं कुछ बैंड्स में। तो जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल, जितने कोवेलेंट बॉन्ड बना करके रखे हुए हैं, ध्यान देना इस चीज को कि जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड बना करके रखे हुए हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? वैलेंस बैंड में आते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाए हुए हैं वो किस में आते हैं? वैलेंस बैंड में। या कह सकते हैं कि भाई जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है वो जो एनर्जी लेवल पर होंगे वो किस एनर्जी लेवल पर होंगे? वो बैलेंस बैंड में होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, एनर्जी गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने एनर्जी लेवल को छोड़कर हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, यानी कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। यानी कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? वो सब चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स, वो चार्जेस जो करंट कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे के सारे चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। और जितने कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, वो होते हैं वैलेंस बैंड में। अब इस वैलेंस बैंड की एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है ईवी, और कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं ईसी। यहां पर लिख देते हैं भाई, ईवी हायर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है, और ईसी मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इसी क्या होगा? मिनिमम होगा कंडक्शन बैंड की सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे हाई एनर्जी स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं। और ईबी क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब जैसी इस एनर्जी से ज्यादा दी, अगर यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 4 इलेक्ट्रॉन थे, भाई उसे बोला ना कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जैसी एनर्जी को लेंगे, वो क्या करेगा? इस एनर्जी स्टेट को छोड़ देगा। और कहाँ जाएगा? भाई छोड़ेगा तो जाएगा कहीं ना कहीं। कहाँ पर जाएगा? वो हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो ईवी से ज़्यादा जैसी आपने एनर्जी दी, वो सीधा कहाँ जाएगा? हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ईसी। तो ईसी इज अ हाई एनर्जी स्टेट ग्रेटर देन ईवी। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट करने के लिए चाहिए क्या? इसे कन्वर्ट करने के लिए चाहिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब तक वैलेंस बैंड में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक ये कंडक्शन बैंड में नहीं जाने वाले। ठीक है, तो ये होती है सफिशिएंट एनर्जी। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो पूरा दिख रहा है यहां से यहां तक, इट इज नोन एज एनर्जी गैप। और ईजी क्या है? एनर्जी गैप मतलब कितना इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए कितने अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, गैप कौन सा? ये गैप। कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी एनर्जी चाहिए, इतने अमाउंट की एनर्जी चाहिए, तभी बैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और जंप करके कहाँ जाएंगे?
फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अब जरा यहाँ पे एक चीज और आती है कि भाई अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहाँ गया तो यहाँ क्या मिलेगा, होल मिलेंगे साहब, यहाँ पर होल्स मिलेंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके चले गए तो यहाँ क्या बचा, होल्स। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने होल्स का कॉन्सेप्ट, कभी होल्स का क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वहां पे क्या आ गया, एम्प्टी स्पेस आ गया, एम्प्टी स्पेस नोन एज होल्स। तो वैलेंस बैंड में मैक्सिमम क्या मिलेंगे, हमें होल्स मिलेंगे, और कंडक्शन बैंड में क्या मिलेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो ईजी है, अब यहाँ पर आते हैं भाई, ईजी पर वापस आ जाए तो ईजी इज व्हाट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी इस पे अप्लाई करनी पड़ेगी वो चीज, के, जो के है ये क्या है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी इज नोन एज टेम्परेचर, अभी हमने लिया इसको टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को आई कि भाई जो Ni है वो क्या है, टेम्परेचर के बाद 3/2 के प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उस रेट से हमारा ये जो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, वो हमारे इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो मुद्दा आता है वो आता है कि इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन होगा कितना। अभी हमने बात की कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड, तो कितने होंगे, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो कितने हैं, अवेलेबल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वैलेंस बैंड में होल्स जनरेट हो रहे हैं तो कितने होल्स जनरेट हो रहे हैं, कितने होल्स हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड क्या होगा, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसकी बात कर रहे हैं हम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और वैलेंस बैंड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने होंगे। तो इस पे बात पे इस डेरिवेशन को हम देखते हैं। ये डेरिवेशन है, हमें थोड़ा डेरिवेशन देखना पड़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड का हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। पहले तो बात ध्यान रखो कि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पज से अगर आप इसको देख रहे हो तो ये डेरिवेशन काम का है, और गेट और PSU है जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्जाम आते हैं उसमें इनका जो फॉर्मूला होता है वो उतने से हमारा काम चल जाता है। उसके लिए इतना बड़ा डेरिवेशन जो है वो याद रखने की उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दैट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल एग्जाम। अगर हमारा कोई कन्वेंशनल एग्जाम है यानी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो उसमें ये डेरिवेशन हमारे काम आएगा और इम्पोर्टेंट भी है उस एग्जाम पर्पज से। तो देखते हैं भाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड में कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम जो बात कर रहे हैं कि भाई किसी एटम में, किसी एटम का जो कंडक्शन बैंड है, यानी कि जब वो फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की। तो यहाँ पर मैंने कुछ जरूरी चीजें पहले लिख ली हैं डेरिवेशन को ड्राइव करने से पहले, हालांकि डेरिवेशन का ही पार्ट है, ठीक है, बट ये कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं, जो हमें समझने हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों का आगे डेरिवेशन में आगे इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा। तो सबसे पहली चीज कि हमने अभी बात की थी एनर्जी की। ठीक है, कभी एक एनर्जी लेवल होगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, हमने इसकी बात की थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, इसके बीच में भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी लेवल्स डिसाइडेड है। इसमें भी बहुत सारे एनर्जी लेवल, इसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो किसी एनर्जी पर कितने नंबर ऑफ स्टेट्स बात करें तो भाई किसी एनर्जी लेवल पर नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बात की थी S, P, D, F, ये हमने देखा हुआ है। एस सेल का जो फर्स्ट होता है वो एस होता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर उसमें एफ आता है। तो ये सब क्या है, तो ये तो ये शेल हैं। ठीक है, और इनके भी अपने क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। पी का अपना एक सब शेल है, डी का अपना एक अपना सब शेल है, और एफ का अपना एक सब शेल है। तो इसमें भी क्या है, कुछ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होती हैं। तो किसी एनर्जी लेवल पर नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी अवेलेबल होंगी उसको हम इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एनी, ये रिप्रेजेंट, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर हम Ni से डिफाइन करते हैं। 4π2 Me, यहाँ पर जो Me है, ये Me, इसको बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, H प्लैंक कांस्टेंट पावर 3/2 E एट एनर्जी लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल पर, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर। ठीक है, अब सपोज आपने इस एनर्जी लेवल को क्या करा, शिफ्ट किया, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी से उसको क्या करा, चेंज किया, बढ़ाया। इसको हमने मान लिया कि कितना बढ़ाया, उसको हमने बढ़ाया। अच्छा चलो दूसरा मार्कर ले लेते हैं इसके लिए। भाई कितना बढ़ाया हमने इसको, हमने बढ़ाया भाई E +
डी ई बढ़ा दिया, ई था, हमने डी अमाउंट का और एनर्जी लेवल हमने क्या करा, इंक्रीज किया, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जैसे इंक्रीज करेंगे तो अब नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेट हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, एनी इंटू डी कर देंगे, जितना अमाउंट ऑफ स्टेट आपने चेंज किया, क्योंकि एक एनर्जी लेवल पर, अच्छा छोटा सा एग्जांपल, उसको समझने में दिक्कत आ रही है, छोटा सा एग्जांपल ले लो कि भाई हमने बोला कि हर सेंटीमीटर पे आपको 10 सिक्के मिलेंगे, हर एक सेंटीमीटर पे आपको 10 सिक्के मिलेंगे, तो बच्चा 5 सेंटीमीटर कितने सिक्के मिले, आप क्या करोगे, 5 इंटू 10। ठीक है, बिल्कुल सेम कुछ ऐसा ही है, एनी हो गया 10, डी हो गया 5, बात समझ में आ गई। अब आगे होगा, पैसों से जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई हर सेंटीमीटर आपको 10 सिक्के मिलेंगे, हर सेंटीमीटर पे आपको क्या 10 सिक्के मिलेंगे, तो 5 सेंटीमीटर पे कितने सिक्के मिले, 5 सेंटीमीटर तक 5 सेंटीमीटर कितने सिक्के मिले, तो मल्टीप्लाई कर दोगे ना सीधा सीधा उसको। तो बस यही चीज़ हमने करा कि भाई डी अमाउंट को हमने एनर्जी स्टेट बढ़ाया, तो उसमें नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स कितने हो गए, एन इंटू डी हो गया। ठीक है, अब जैसा हम सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब हर एनर्जी पर अपने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं एस की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि 2, 8, 18 और फिर 32, उस तरह से क्या ये जो लेवल होता है ये अपना चेंज होता रहता है। ये लेवल बोलूँगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, ये इस तरह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मालूम है ना, एस बी डी एफ 2, 8, 18, 32, ये क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब किसी एनर्जी लेवल पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ये कैसे पता पड़ेगा, किसी एनर्जी लेवल पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी में डिफाइन करते हैं। ध्यान देना इस बात पे कि किसी भी एनर्जी स्टेट पर कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, इसको हम प्रोबेबिलिटी से डिफाइन करते हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है ना, उसे बोलते हैं हम फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये आपको बस याद रखते जाना, क्योंकि इसको मैं ड्राइव, फर्मी जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन उसको ड्राइव नहीं करना है, इसको हमें ड्राइव नहीं करना है, ये हमें यूज होने वाले हैं, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स का अवेलेबल होना, ये एक प्रोबेबिलिटी, और उस प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से। ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ई माइनस एफ, ई एनर्जी हो गया, और ये जो ई एफ है, ये जो ई एफ है, ये है फर्मी लेवल। अभी दिखाते हैं भाई, अभी बताते हैं कि फर्मी लेवल क्या है। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है इन केल्विन। ठीक है, जितना भी हम टेम्परेचर वहाँ पे जितना भी हम टेम्परेचर वहाँ पे लेंगे, गिवन जो भी टेम्परेचर होगा वो। अब ये जो फर्मी लेवल है ना, ये क्या होता है, फर्मी लेवल का मतलब होता है ये एक एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल पर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की होने की प्रोबेबिलिटी ठीक हाफ होगी। कितनी होगी, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर भाई, कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, हाफ होगी। वो एनर्जी लेवल जिस पे इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जस्ट हाफ है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है ताकि समझ में जल्दी आए। इज द एनर्जी एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन बाय इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली हाफ, यानी कि किसी एनर्जी लेवल पर, उस एनर्जी पर, यानी कि जो ई एफ है ना, ई एफ इज एनर्जी लेवल, इस एनर्जी लेवल पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी ठीक आधी है, हाफ है, इट इज नोन एज ई एफ। ये एनर्जी लेवल ही है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन है कि यार ई माइनस ई एफ क्या है, 3 kT से अगर बड़ा है तो हम क्या लेंगे, ई एफ, ई की जगह हम इसको लेंगे, यहाँ पर जो सिंबल होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल का हम यहाँ पर साइन लेते हैं, यहाँ मैंने ये साइन नहीं लिया था, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ई टू द माइनस ई माइनस ई एफ अपॉन KT लेंगे। और अगर ये स्मॉलर है, अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं, अगर ये स्मॉलर है 3 kT से, तो हम क्या लेंगे, ये वाला फंक्शन हम चूज करेंगे, इस फंक्शन को हम यहां पर कंसीडर करेंगे। यहां तक बात हो गई पूरी भाई, डेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये सब हमें मालूम पड़ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यानी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर अब इलेक्ट्रॉन्स कितने आने वाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्टेट्स अवेलेबल है, इस स्टेट पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स मुझे अवेलेबल है, तो यानी कि इतना, और प्रोबेबिलिटी है इतना, मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही नंबर इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। ठीक है, क्या नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास गिवन है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो यहां पे हमने क्या करा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NeFeD। ठीक है, NeD तो था ही, इसको बस क्या करा, रीअरेंज कर लिए, Ne इंटू डी तो था ही, साथ में Fe का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये क्या बता रहा है, Fe क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट पर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो कितने नंबर ऑफ अवेलेबल है, इतने होंगे।
ठीक, चलो अब इतना हो गया, किसके लिए हुआ ये, हमने किसके लिए निकाला ये डी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने जो शिफ्ट किया था उतना। अब टोटल एनर्जी बैंड के लिए अगर हम फाइंड करें, टोटल एनर्जी बैंड के लिए अगर हम फाइंड करें तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। तो इंटीग्रेट कर दो, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है, याद है ना, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, दोनों बैंड के लिए अलग अलग निकलता है। कंडक्शन के लिए हम अलग मानेंगे और बैलेंस बैंड के लिए जो लिमिट होगी ना वो अलग मानेंगे इसमें। ये जनरलाइज फॉर्मूला है। तो जीरो से लेके क्या मान लिया, ई टॉप, टॉप मतलब जो भी हमारी टॉप एनर्जी लेवल है उतने तक के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये इसका नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जनरलाइज फॉर्मूला है। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, अपनी ओरिजिनल मुद्दे पे। ओरिजिनल मुद्दा क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब कंडक्शन बैंड की बात कर रहा है तो कंडक्शन बैंड बनाते हैं क्या, तो हम भैया पहले क्या, तो हम क्या करते हैं, पहले एनर्जी बैंड ले लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है एनर्जी बैंड के बारे में कि जो वैलेंस बैंड होता है उसमें होल्स अवेलेबल होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर किसमें चले जाएं, कंडक्शन बैंड में चले जाएं। इसी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी लेवल है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी लेवल, तो उसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई, जीरो से ईसी हो गई, ठीक है। और ई टॉप क्या होगा, इट कैन बी मैक्सिमाइज, तो हम क्या मान लेंगे इसको, इनफाइनाइट मान लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसी कंडक्शन बैंड की। तो अब यहां पर मैं इसको अब थोड़ा हटा रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये जो एनर्जी लेवल है अभी कौन सा आ जाएगा, कंडक्शन बैंड के लिए हम यहां पे मानेंगे, क्योंकि अब यहां पे कंडक्शन बैंड में क्या होगा, कुछ एनर्जी होगी, कितना, टॉप जो एनर्जी हम क्या मान लें इसको, ई मान लें। अगर टॉप एनर्जी ई है, मिनिमम एनर्जी ईसी है, तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कितने हो गए, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कितने हो गए, ई माइनस ईसी। तो अब यहां जो ई लिखा है ना, ई की जगह क्या आ जाएगा, ईसी आ जाएगा, बस हो गया हमारा काम पूरा का पूरा, ठीक है। करें आगे चलें, तो चलो आगे चलते हैं इसके लिए। तो मैं इसको हटा रहा हूं, याद रखना कि इस फॉर्मूले को हम इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस इसको इतना सा छोड़ देते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे जैसे बोर्ड का जो वर्क पूरा करते हैं, स्क्रीनशॉट लिखते जाना या फिर नोट्स लिखते जाना इसके, ठीक है यार, इसको लिखते जाना। अब यहाँ जो ई है ना, ई की जगह क्या लिखेंगे हम, इसको एट एनर्जी लेवल नहीं, अब क्या आ जाएगा ये यहाँ पर कंडक्शन बैंड। तो लिख लेना भाई इसको तुम लोग, मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में क्या आ जाएगा, ये ई की जगह क्या आ जाएगा, ई माइनस ई सी का हाफ हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, यहां पर एफ ही निकालना है हमें। सेकंड पे क्या था, एफ ही था भाई। इसमें जो इलेक्ट्रॉन यहां से लीव करके कहां जा रहे, कंडक्शन बैंड में जा रहे, तो कुछ एनर्जी के साथ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, हमने एनर्जी ज्यादा अप्लाई की होगी ना, तभी तो ये जो ईजी है, ये जो ईजी है ये हमने ज्यादा अप्लाई किया होगा ना। और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कब होता है, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है वो कब होता है, जब हम टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाते हैं। अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो जो एफ होगा, जो हमने फंक्शन लिखा था वो क्या होगा, ई माइनस ई एफ। ये क्या होगा, ई माइनस ई एफ क्या हो जाएगा, ई माइनस ई एफ ग्रेटर देन 3kT हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या मानेंगे, ई टू द पावर माइनस ई एफ अपॉन केटी लेंगे। क्यों भाई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो फैक्टर है 3kT इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये 3kT से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर होगा 3kT से ज़्यादा होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। तो ये हमने इस पर कंसीडर करेंगे। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करने कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करें, जनरलाइज फॉर्मूला लिख लें।
जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये जनरलाइज फार्मूला है, लिख दो यहाँ पर जनरलाइज फार्मूले को। अब यहाँ जनरलाइज फार्मूला जो लिमिट जीरो थी वो अब यहाँ पर क्या लिमिट जीरो होगी क्या? यहाँ पर लिमिट जो हमने यहाँ जीरो ली थी जनरलाइज फार्मूला क्या यहाँ पे जीरो होगी? नहीं, अब ये जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं। ये हमारा कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी वो कितनी है? ईसी और मैक्सिमम अप टू हम इसको इनफाइनाइट तक कंसीडर करेंगे। तो मिनिमम कितनी है इसकी? ईसी है। ठीक है, तो मिनिमम क्या ले लें इसको? ईसी ले लेंगे। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अब एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 4 पाई टू एम ई अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 ई माइनस ई एफ की पावर हाफ, एफ ई की वैल्यू ई टू द पावर माइनस ई एफ अपॉन के टी, ये हो जाएगी। और डॉट डी भाई डी कहाँ जाएगा? ये हो गया डॉट डी। ठीक, अब क्या करें इसमें? अब ये करें कि अब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन कैसे करें? मैनिपुलेशन करने से पहले हम एक चीज़ का ध्यान देते हैं कि ये जो चीज़ है ये क्या ये डी पे डिपेंड कर रहा है? ये वाला पूरा फैक्टर 4 पाई टू एम ई अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2, क्या ये फैक्टर डी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है। तो क्या करो, इसको इस वाले फैक्टर को बाहर लिख लो, 4 पाई अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेट ई सी इनफाइनाइट हाफ ई टू द माइनस ई एफ। अब यहां पे हमें करना है मैनिपुलेशन। क्या मैनिपुलेशन करें? यहां पर ई सी को ऐड करो और ई सी को माइनस करो, ई सी को ऐड करो, ई सी को माइनस करो। ये ई सी क्या है? कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी, कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी। इसको ऐड करो इसी में, इसको माइनस कर दो। अब आप बोलोगे इसको माइनस करने से फायदा क्या हुआ? इसको प्लस माइनस किया हमने, जो मैनिपुलेशन किया, इससे फायदा वो फायदा हुआ इससे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या फायदा मिलता है इसमें। तो यहाँ पर हमने जो मैनिपुलेशंस किया, तो यहाँ पर हमें वैल्यू 4 पाई टू एम ई अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 ई सी टू इनफाइनाइट ई माइनस ई एफ की पावर हाफ ई टू द पावर। अब जरा यहाँ देखना, माइनस सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। बताओ क्या? ये जो यहाँ पे क्या है, जो ई सी है ना कि ई एफ। ये क्या है? ई सी है ना कि ये ई एफ है। ये ई एफ को यहाँ पे लाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर जरा ये देखो, ई माइनस ई सी ये रहा, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो? ई माइनस ई सी में ले लो और ई एफ माइनस ई सी में ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा ई की पावर माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई माइनस ई सी को लिख लो एक साथ, ई माइनस ई सी को लिख लो एक साथ अपॉन के टी। ठीक है, आगे जगह नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी डॉट डी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक की इक्वेशन आ गई। अब जरा इस फैक्टर को देखो, ये फैक्टर भी डी से क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। बाहर निकाल लो इसको भी, 4 पाई टू एम ई अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 डॉट ई माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी इंटीग्रेशन ई सी टू इनफाइनाइट हाफ ई टू द पावर माइनस ई सी अपॉन के टी डॉट डी। ये इसमें कन्वर्ट हो गया। आगे क्या किया जाए? आगे कुछ मत करो, जो ई माइनस ई सी अपॉन के टी है ना, इसे के एक्स मान लो, ई माइनस ई सी अपॉन
के टी इक्वल टू क्या मान लो इसको, x मान लो, तो क्या मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x मानने से क्या मिला इसको, x मानने से हमें जो वैल्यू है वो क्या मिल गई, देखो यहाँ पे क्या करो, उसको डिफरेंशिएट करो, इसको किसके रेस्पेक्ट में, डी ई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी मिलेगा, ई सी तो कांस्टेंट है, ई से तो है नहीं, तो ई तो ई सी जो है वो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, के टी इंटू डी एक्स मिल जाएगा। और यहाँ से एक रिजल्ट और हम निकाल सकते हैं, ई माइनस ई सी इक्वल टू के टी एक्स, ठीक है, निकाल सकते हैं ना यहाँ से। अब जो रिजल्ट जो निकाला है ना उसको उठा के यहाँ पर प्लेस कर दो, ठीक है, यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अभी इस वेक्टर को छोड़ दें अपन, अभी केवल किसको निकालें हम, अब इस फैक्टर को निकालते हैं। ई माइनस ई सी के लिए क्या निकाल लिया हमने, के टी एक्स की पावर हाफ हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स, यहाँ पे डी की जगह क्या आ जाएगा, डी की जगह आ जाएगा के टी डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मुद्दा आता है यहाँ पर लिमिट का, जरा देखो यहाँ पर लिमिट भी तो पुट करनी पड़ेगी भाई, आपने वेरिएबल चेंज कर दिया तो यहाँ पर लिमिट भी हमें बदलना है, तो यहाँ पर लिमिट क्या बनेगी, x के लिए लिमिट, देखो जरा x के लिए लिमिट निकालना है, यहाँ पे क्या EC है, जैसे मैं EC रखूंगा तो लोअर लिमिट कितनी हो गई, 0 हो गई, EC लोअर लिमिट है, मैंने यहाँ पे E की जगह क्या रखा, EC रखा, तो लोअर लिमिट में x की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। इनफाइनाइट है, E की जगह मैं जैसे इनफाइनाइट रखूंगा तो वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, इसके अपर लिमिट इनफाइनाइट में, तो ये आ गया इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ से KT की पावर हाफ, इसको देखो जरा, KT की पावर हाफ, और ये KT कितना हो गया, KT पावर 3/2 लिख सकते हैं, KT की पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x की पावर हाफ e टू द पावर माइनस एक्स dx, ये वैल्यू मिली हमें, ठीक है। तो भैया पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो उसको पूरा, इस डेरिवेशन का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे लिख रहे हैं, ठीक है, इतना छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अब जरा, क्योंकि हमने पहले क्या करा था, ये पूरा फैक्टर हमने छोड़ दिया था, इस पूरे फैक्टर को हम वापस लिखेंगे यहाँ पर 4 पाई, ठीक है। के टू पावर ये कितना आ गया, 3/2 आ गया, तो ये भी पावर 3/2 है, तो अंदर आ जाएगा ये 2 me के टी अपॉन एच एस की पावर 3/2 आ गया ना समझ में भाई, ये के टी पावर 3/2, इसकी पावर 3/2, मल्टीप्लाई कर दो अंदर इसको, ये आ गया, ठीक है। e टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी 0 टू इनफाइनाइट x की पावर हाफ डॉट e की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन है इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2me के टी अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 इटू माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। इस पूरे इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, जो निकल के आता है वो आता है √π/2 निकल के ये आता है, ठीक है। तो बस अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल, अब ये देखो ये एक पाई ये रहा, पाई की पावर हाफ कितना हो गया, पाई की पावर 3/2 हो गया, अंदर लिख दो इसको 2 पाई me के टी अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2। देखो जरा ये पाई है, मैं फिर से बता दूं, ये पाई है, पाई की पाई, और ये पाई की पावर 1/2, टोटल कितना हो गया, ऐड कर दो, पाई की पावर 3/2, ये भी 3/2 है, तो पाई को अंदर ही लिख दिया। सारे जो 3/2 वाले टर्म्स थी ना, हमने क्या करा, सबको एक ही जगह लिख दिया, अलग अलग लिखने की जगह, तो एक ही फैक्टर में उसको लिख दिया, डॉट ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो भाई ये आ गया आपका किसका फॉर्मूला,
किसका फॉर्मूला है, इसको लिखने के ऊपर ही लिख देते ना यार इसको। किसका फॉर्मूला गया, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे, यहां पर जो होता है NC, इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट, लिखते हैं उसको इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। और ये किसके बराबर है, ये इस फैक्टर के बराबर, 2 पाई ME KT अपॉन H स्क्वायर की पावर 3/2, ये होता है NC, इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, कहाँ भाई, इसको बढ़ा देते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें जो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, Ne इक्वल टू NC e टू द पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT। ये यूजफुल टर्म है, और इसमें भी जो यूजफुल है, जो जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जितने होते हैं हमारे, गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम ले लो या गेट के एग्जाम ले लो, ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड क्या होता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेट्स क्या होती हैं, तो वो यही होती है, यही फॉर्मूला वहाँ पर हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड क्या होगा, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, डेंसिटी ऑफ, अभी इलेक्ट्रॉन तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेंसिटी की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएगा, होल्स आ जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ होल्स इन कंडक्शन की जगह क्या आ जाएगा, वैलेंस बैंड। बस हो गया काम हमारा। तो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी कुछ ऐसा ही है, तो मैं इसको भी हटा रहा हूं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, तो अपने वहाँ पे हमने किसकी बात की थी, वैलेंस बैंड की बात की थी। तो वैलेंस बैंड के लिए हम बात करते हैं भाई, ये ले लिया हमने यहाँ पर वैलेंस बैंड। ये क्या है मेरे लिए, EV, किसके लिए निकालना है मुझे, होल्स के लिए निकालना है। ये कौन सा है मेरा, वैलेंस बैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो Ne होगा वो क्या होगा, सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो Ne का आता है। Ne क्या होगा, 4π/2 mH अपॉन H स्क्वायर। वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स का मास था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल्स का मास आ जाएगा। ठीक है, 3/2। अब यहाँ पे क्या होगा, E माइनस EV होगा या EV माइनस E होगा। यहाँ पर पहले क्या था, E माइनस EC था, अब ये क्या होगा, EV माइनस E होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, EV माइनस E होना चाहिए। वहां पे क्या था, हायर एनर्जी से हम लोअर आ रहे थे, और EV क्या है, हायर एनर्जी लेवल है किसका, वैलेंस बैंड का। और पूरे वैलेंस बैंड के लिए निकालना है तो ये क्या होगा, मिनिमम आएगा, तो EV माइनस E हो जाएगा। यहाँ पर EV माइनस E की पावर हाफ हो जाएगा। क्यों, दोबारा बताए तो EV क्या है,
हायर एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, तो मैक्सिमम से मिनिमम ही घटाओगे और ये क्या है वैलेंस बैंड एरिया, तो ये मिनिमम होगा, तो मैंने क्या करा EV माइनस ई में से इसको माइनस कर दिया, ये हो गया। अब निकालना है n, हम सीधे n पे आते हैं, ठीक है। n पे अगर हम आ रहे हैं तो ई टॉप कितना है, ई टॉप है EV, तो ई में तो लोअर लिमिट कितनी होगी, लोअर लिमिट होगी माइनस इन्फानिट होगी भाई। जो अपर एंड था, अपर एंड के लिए क्या लिया था आपने प्लस इन्फानिट लिया था, तो लोअर एंड के लिए क्या लोगे माइनस इन्फानिट, ठीक। चलो यहां पर एन ही आएगा और यहां क्या आएगा, जो प्रोबेबिलिटी हमने एफ ही लिखी थी, अब यहां पे क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, हमें मालूम है कभी जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका टोटल सम कितना होता है 1 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी Fe है तो होल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी Fe है तो होल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस, ठीक है। तो 1 माइनस Fe डॉट डी। अब यहां पर जो Fe है ना, Fe क्या हम कंसीडर करेंगे, हम यहां पर हम Fe कंसीडर करेंगे 1 माइनस ई टू द माइनस ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। क्यों ऐसा क्यों लग, किस लिए कर रहे हैं हम, इफ ई माइनस ई एफ इज मच लेस देन माइनस 3 के टी, जब ये होगा तब। अच्छा वहाँ जो हमने पहले जो सेक्शन लिया था उसको चेंज कर लिया, हमने माइनस साइन उसमें छोड़ दिया था, हमने क्या करा था उसमें माइनस साइन छोड़ दिया, तो भाई माइनस साइन वहाँ पर आप क्या करना वहाँ अप्लाई कर लेना, माइनस 3 के टी अगर होगा तो हम इस फंक्शन को लिखेंगे, तो इस फंक्शन को उठा के यहाँ पे पुट कर दो। EV एनी 4 पाई टू mh अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2 EV माइनस ई की पावर हाफ डॉट, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 में से 1 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो गया, तो क्या मिला यहाँ पर इसको हटा देते हैं यहाँ से के टी डॉट डी, ये मिलेगा, ठीक है। अब जरा देखो जानी पहचानी पूरी इक्वेशन हो गई, क्या करें इस जानी पहचानी इक्वेशन के लिए, भाई कुछ नहीं करना, सेम स्टेप जो हमने कंडक्शन पे जैसा डेरिवेशन कंडक्शन बैंड के लिए हमने फाइंड किया था, कंडक्शन बैंड नहीं इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड के लिए हमने जो फाइंड किया था और जो स्टेप हमने वहां फॉलो की थी वही सेम स्टेप हमें इसमें फॉलो करनी है। तो वहां पे हमने क्या करा प्लस माइनस ईसी किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम प्लस माइनस ईवी करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे हम प्लस माइनस ईवी कर देंगे, और उसके बाद बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो हमने कंडक्शन बैंड में जो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉलो की थी ना, सेम टू सेम प्रोसेस हमें उसके लिए फॉलो करना है, ठीक है। बस मैनिपुलेशन में क्या करना है ईवी को यहाँ पर ऐड करना और ईवी को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देना इस इक्वेशन इसके अंदर, ठीक है। वहां पे क्या था इसी को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ईवी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई टाइम अपना बर्बाद नहीं करते हम, क्योंकि हमें पता है कि इसके आगे पूरी प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है, रिजल्ट भी वही आने वाला, इंटीग्रेशन का √π/2 करोगे आगे तो वही मिलेगा, तो हम सीधा सीधा इसका रिजल्ट लिख देते हैं, उस डेरिवेशन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं। अगर फिर भी अगर आप पे नहीं बनता तो भाई कमेंट में लिख के बताना मुझे कि इसका डेरिवेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो उसको अपन दोबारा से अपन कर देते हैं। तो अपन यहाँ पर सीधा सीधा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आता है रिजल्ट वो आता है, हम NH लिखते हैं NV e माइनस EF माइनस EV अपॉन KT, ये होता है। यहाँ पर जो NV है वो भी सेम टू सेम 2π, बस वहाँ पर M ही था तो यहाँ पे MH आएगा, MH KT अपॉन H स्क्वायर की पावर 3/2, और ये क्या है इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। इसको हम क्या बोलेंगे इफेक्टिव डेंसिटी
स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारे दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या होगी और वैलेंस बैंड में होल्स की डेंसिटी क्या होगी। ये दोनों जो पार्ट थे हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर ये भाई लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अगर इसमें से कोई मतलब ये वाला जो डेरिवेशन जो हमने यहाँ छोड़ दिया इस डेरिवेशन को, क्योंकि इसके बाद के जो स्टेप्स यार पता है कि अब आगे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स हमें फॉलो करना है। फिर भी अगर लगता है कि इसका डेरिवेशन चाहिए तो भाई कमेंट में मुझे लिख के बता देना, तो वापस हम इसका डेरिवेशन क्या होगा दोबारा से ले लेंगे और उस डेरिवेशन को हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि वो डेरिवेशन कैसे आएगा, यानी कि ये जो स्टेप है यहाँ तक हम कैसे आएंगे।